हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर इमरान खान। आप जानते हैं मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, एक काउंसलर हूँ, क्रोनिक डिसीज़ एक्सपर्ट हूँ और मैं डिफरेंट सेक्स के टॉपिक्स पर आपसे बात करता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट ओरिजिनल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। आज जो देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है कोरोना को लेकर, कोविड-19 को लेकर, वो आपसे छुपा नहीं है। चारों तरफ हालात जिस तरह से हैं वो आपके सामने है। एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल और बहुत सारी गलत फहमियों का माहौल बना हुआ है। तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि आप लोगों को सही सही बात बता दी जाए, जिससे हम इस बीमारी से भी बच सकें, अपने देश को भी बचा सकें, देशवासियों को भी बचा सकें। तो इसके लिए हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सही इन्फॉर्मेशन। याद रखिए, किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सही इन्फॉर्मेशन। अगर सही इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी तो बीमारी को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ कोविड ही नहीं, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, वो कोई सा भी रोग हो सकता है, अगर उसके बारे में सही ज्ञान आपको नहीं है तो आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ ये क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार मुझसे मालूम किए जा रहे हैं, बार बार मुझसे मालूम किए जा रहे हैं और बार बार दूसरे डॉक्टर से भी मालूम किए जा रहे हैं। मैं उन सवालों को के जवाब आपको दूंगा जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं और तकरीबन सभी डॉक्टर से, जितने भी क्वालिफाइड डॉक्टर से, लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक अपने मोबाइल में कुछ इकट्ठे कर लिए हैं यहाँ पर, और मैं इनको पढ़ता जाऊँगा और जवाब देता जाऊँगा। तो चाहूँगा ये कि आप इस वीडियो को आखिर तक देख के इस पे फोकस करें और दिल के कानों से सुनें। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है, कोरोना से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, यानी कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए कोई एक ख़ास तरीका बचने का नहीं है, सिवाय दो चीज़ों के। एक, कि आप अपने जिस्म का, नाक, मुंह का और हाथों की सफाई का ध्यान रखें। इसको सफाई का ध्यान रखने से मतलब क्या होता है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि आपने किसी गंदी चीज़ को छुआ है, आप कहीं बाहर से आए हैं या किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में आए हैं कि जहां से कोविड या कोरोना फैल सकता है, तो अपने हाथों को आप साबुन से धो लें अच्छी तरह से। एक तरीका यह है। और दूसरा इसके अंदर जो बहुत इफेक्टिव तरीका है वो सोशल डिस्टेंसिंग है। 1 मीटर के बाद ये वायरस नहीं फैलता है, इसे याद रखिए। 1 मीटर के बाद आमतौर से ये वायरस नहीं जाता है। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन कर लेते हैं तो ये वायरस फैलना खुद ही खत्म हो जाता है। ये आप तक पहुंचेगा नहीं, आप तक नहीं पहुंचेगा, आपको इन्फेक्ट भी नहीं करेगा। तो ये तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। जो भी कुछ आपको बताया या पढ़ाया जा रहा हो, कोई तरीका नहीं है कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ऐसा कुछ हो जाएगा, वैसा कुछ है, ऐसा नहीं। बचने का तरीका है तो ये डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए, सफाई का ध्यान रखिए, और न सिर्फ हाथों की सफाई का बल्कि नाक और मुंह की सफाई का भी ध्यान रखें। दूसरा सवाल है, ऐसा क्या किया जाए कि हॉस्पिटल ना जाना पड़े। ऐसा क्या किया जाए कि हॉस्पिटल जाना ही ना पड़े। देखिए, असल में क्या है कि हॉस्पिटल जाने की जरूरत सबको है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम इतना डर चुके हैं कोरोना वायरस से और इस बीमारी से कि इस डर में हम पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। डर हमारे सर पर हवा भूत की तरह बैठ जाता है और हम हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। जबकि ये एक नॉर्मल वायरस की तरह इन्फेक्शन है। इसमें हर आदमी को जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटल जाए। इसमें हर आदमी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। कुछ खास कैटेगरीज हैं जहां हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है। मैं कुछ बता देता हूं, जैसे वो इंसान कि जिसका सांस बेकाबू हो रहा है, जो अगर अपने बिस्तर से उठ के टॉयलेट तक जाने में भी उसका सांस फूल रहा है कोरोना की वजह से, या उसका सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 90 से नीचे जा रहा है और उसको बात करने में भी दिक्कत होने लगी, बोल भी नहीं पा रहा है सांस की खराबी की वजह से, ऐसे लोग हॉस्पिटल को अप्रोच करें। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो हेल्दी हैं, जो परेशान नहीं हैं, जिनकी सांस की तकलीफ ये नहीं है, उनको बुखार, खांसी, जुकाम जैसी चीजें, तो अपने आप को अपने घर में क्वारंटाइन कर लें और अपने आप को एक सेफ एरिया के अंदर फिक्स कर लें और वहीं अपने इस टाइम को गुजारें। ये तकरीबन 13-14 दिन का एक टाइम होता है। इस टाइम को आप गुजारें, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे।
अपने लोकल डॉक्टर से, जो आपके फैमिली फिजिशियन हो या लोकल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। कुछ खास पैरामीटर्स और कुछ बेसिक सी दवाइयां हैं जो वो आपको बता देंगे, जिससे आप इस बीमारी से इजीली लड़के निकल के नॉर्मल इन्फेक्शंस की तरह बाहर आ जाएंगे। तो सबको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं। अगला सवाल यह है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं, कोरोना मरीजों का, कोविड के मरीजों का डॉक्टर्स कैसे इलाज कर रहे हैं। देखिए, एक बात को कान खोल के सुन लीजिए, चूंकि कोविड-19 का, कोरोना वायरस का कोई भी इलाज हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। कोई भी इलाज इस वक्त प्रूवन नहीं है कि जिसको हम ये कह सके कि ये इस बीमारी का इलाज है, ये दवा देंगे मिशन ठीक हो जाएगा। मसलन जैसे कोई टाइफाइड का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, तो उनकी दवाइयां हमारे पास कंफर्म मौजूद हैं कि हम ये दवाइयां देंगे पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो कोरोना की कोई दवा नहीं है, तो हॉस्पिटल में भी कोई स्पेशल दवा नहीं दी जा रही है। किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को कोई स्पेशल दवा नहीं दे रहे हैं। हाँ, कुछ दवाइयां अंडर ट्रायल हैं, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स अंडर ट्रायल हैं जिसको डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंफर्म कोई इलाज नहीं है। हॉस्पिटल्स में जो इलाज दिया जा रहा है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो जो लक्षण शरीर में आ रहे हैं, जो जो सिम्टम्स अवारिजात बॉडी में दिख रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, डॉक्टर उनका इलाज करें। मसलन बुखार आ रहा है तो बुखार को कम कर दो, खांसी ज्यादा हो रही तो खांसी को थोड़ा कम कर दो, सांस फूल रहा है तो कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स देके, कुछ और दवाइयां देके, स्टेरॉइड्स देके उसको कंट्रोल करो। मसलन सिम्टोमेटिक इलाज है, कोरोना का इलाज नहीं है। तो हॉस्पिटल में इस तरह से डॉक्टर से इलाज कर रहे हैं। अगला सवाल है कि पूरे मुल्क में, पूरे भारत में हॉस्पिटल में मरीजों को लूटा जा रहा है, लोग करें तो क्या करें। देखिए, लूटा नहीं जा रहा है, कोई लूटपाट या मार काट नहीं की जा रही है। ये वही बात है कि जब कोई बात चलती है तो लोग उसके अंदर मिर्च मसाले लगा देते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में कोई इलाज भी तो नहीं है ना। ये भी तो हम नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल में जाके जो है कोरोना का हर मरीज ठीक हो रहा है। नहीं, हॉस्पिटल इतने ज्यादा भरे हैं कि वहां खुद कोरोना के फैलने के चांसेस और उसके बढ़ जाने के चांसेस खुद बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा, देखिए रिसोर्सेज, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे, हॉस्पिटल के अंदर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल ऑक्सीजन के सिलेंडर 100 हैं और पेशेंट 10,000 हैं। तो एक तो वहां हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए। कर्मचारी 10 हैं, 100 हैं, चलो और बढ़ा लिए गए, और भरमार लोगों की बहुत ज्यादा होगी तो हाइजीन भी मेंटेन नहीं होगा, डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं होगा, सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। तो पता लगा हॉस्पिटल में भी कैसे अच्छा इलाज हो जाएगा। तो लूटपाट नहीं हो रही है, मारकाट नहीं हो रही है, लेकिन हालात बहुत गंभीर हैं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हर आदमी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है। कोरोना से इस कदर डरने की जरूरत नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, हाँ ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसकी डेथ रेट और इसकी सिवियरिटी जो है वो इतनी खतरनाक नहीं है कि आप पैनिक हो जाएं और अपने आप को पागलों की तरह आप इधर उधर भागना शुरू कर दें। इससे आप अपनी बीमारी को बढ़ा लेंगे, दूसरों को भी इन्फेक्ट कर देंगे। तो इसको समझिए। अगला सवाल है, मार्केट में सैनिटाइजर, मास्क, इसको लेके बड़े हंगामे हैं, बड़े बड़े महंगी ये चीजें बिक रही हैं और एक माफिया बन चुका और एक नेक्सस तैयार हो चुका है इसका। तो हम क्या करें कि घर में ही इलाज हो जाए। असल में मुझे बताते हुए ये हैरत भी हो रही है, सैनिटाइजर्स जैसी चीजें ये हॉस्पिटल्स के लिए बनी थी, आम जनता के लिए नहीं थी। सैनिटाइजर्स में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं जो आपकी स्किन को इन्फेक्शन से बचा लेते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं होता। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, ये सबके लिए नहीं होता। साबुन, नॉर्मल साबुन जो आपका, जो लिक्विड सोप आते हैं, लिक्विड सोप और पानी, इससे अच्छा कोई सैनिटाइजर नहीं है जी। आपको कोई महंगे सैनिटाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो माफिया बन जाते हैं। चूंकि हम डर जाते हैं और हमें ऐसा लगता है, या फिर यूं कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन की कमी और गलती होती है कि वो सही इंफॉर्मेशन, ओरिजिनल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, तो परेशानियां आती हैं। तो इस भागम भाग में ये सैनिटाइजर्स की एक भरमार है और एक पूरा बिलियंस ऑफ द इंडस्ट्रीज चल पड़ी हैं, अचानक से बिलियन ऑफ डॉलर्स इंडस्ट्रीज चलने लगी हैं इस बात को लेके कि सैनिटाइजर्स बनाए जाए। नहीं, नॉर्मल साबुन और पानी बेहतरीन सैनिटाइजर है।
आपको कोई स्पेशल सैनिटाइजर खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हो सकती हैं, ऐसे लोग जिनके घर में कोविड कंफर्म पेशेंट मौजूद है और उनका इलाज चल रहा है, उनको खान पान करते वक्त, उनके साथ मेल जोल करते वक्त कोई तो उनकी ध्यान रखेगा, कोई तो उनकी केयर कर रहा होगा। तो ऐसे लोग अगर थोड़ी प्रिवेंशन की नजर रखते हुए सैनिटाइजर का यूज कर ले तो समझ आता है। लेकिन हर आदमी घर में जो आम बैठा हुआ है, जो जानता है कि देश की हालत ऐसी है, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना, तो साबुन से अच्छा कुछ नहीं है। अब क्यों खरीद रहे हैं सैनिटाइजर महंगे महंगे? बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। इसी तरह मास्क, देखिए मास्क, ये जो मास्क हम लगा रहे हैं, जनरल मासेस को मास्क की जरूरत ही नहीं है। जनरल लोगों को मास्क की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस की जरूरत है। अब घर में देखिए हम लोग रह रहे हैं, क्या हम घर में मास्क लगा के रह रहे हैं? नहीं। हम मास्क लगाने से, याद रखिए, मास्क लगाने से कोरोना वायरस, मास्क की जरूरत कहां है? मास्क की जरूरत भी वही है कि जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि जहां पे आपको मालूम है कि कोविड के मरीजों का इलाज किया जा रहा, और वो एरिया सस्पेक्टेड है, वो एरिया पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये कोविड का एरिया है, यहां पेशेंट्स हैं, यहां मरीज, जैसे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, इस जगह पे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, ये लोग, इनको अच्छे मास्क की जरूरत है। N95 टाइप के जो मास्क हैं, डबल लेयर्ड जो मास्क की जरूरत है। नहीं तो एक नॉर्मल आदमी जो अपने घर में है, अपने इलाकों में सेफ हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि ये बीमारी निकल जाए और अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो साबुन और पानी और अपना सोशल डिस्टेंसिंग, इसको मेंटेन कीजिए बस। एक जगह भीड़ ना लगाएं, इकट्ठे ना हो, एक जगह मिक्स गैदरिंग टाइप की चीजें ना हो, इसको मेंटेन कीजिए। वायरस 1 मीटर से आगे नहीं जाता है। एक बात और बता के चलता हूं कि अगर आपका किसी आदमी से कांटेक्ट हो रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग भी है और 15 मिनट से कम टाइम आप उससे मिलते हैं, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी मीटिंग को खत्म कर देते हैं, तो भी ये वायरस फैलने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि 15 मिनट के अंदर अंदर ये ट्रांसमिट नहीं होता है, 15 मिनट के ऊपर जाके ट्रांसमिट होना शुरू होता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप मास्क का माफिया और सैनिटाइजर का माफिया चली इसलिए रहा है क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। हम पैनिक होके, हम डर के, घबराहट के चक्कर में हम धड़ाधड़ मास्क खरीद रहे हैं, धड़ाधड़ पहन रहे हैं, धड़ाधड़ उसको फेंक रहे हैं, सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं। इससे नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। और जो ब्लैकमेलिंग लोग हैं, आप जानते हैं कि वो फिर क्या करते हैं, तो इसको समझिए। अगला सवाल है कि RT-PCR नाम का जो टेस्ट किया जा रहा है, इसको लेकर भी एक हंगामा और एक नेक्सस और एक माफिया चल पड़ा है। देखिए, कोविड-19 का जो टेस्ट है, पहली बात तो ये सुनिए कि ये टेस्ट किन लोगों को कराना चाहिए। ये सबके लिए नहीं है, ये टेस्ट सबके लिए नहीं है, ये कुछ खास लोगों के लिए टेस्ट है जिन्हें डिसाइड करे गवर्नमेंट के ये किनको कराना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में हुआ था, बॉर्डर से आने वाले लोग कि जो अलग अलग देशों से आ रहे थे या जा रहे थे, कि भाई उनको कंफर्म करें कि जो दूसरे मुल्कों में, दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज में ना जाए, दूसरे एरियाज में ना जाए। हमारे मान लीजिए दिल्ली में अगर कोई प्रॉब्लम है तो दिल्ली से यूपी में ना जाए, यूपी से दिल्ली में ना आए। तो इस तरह के लोगों को जो आना जाना था उनके टेस्ट करा लिए जाए, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए टेस्ट है। या फिर जिनका बिल्कुल डॉक्टर को कंफर्म है, डॉक्टर समझ रहा है, केस को देख रहा है और फिर वो एडवाइस कर रहा है कि इस आदमी को कराना चाहिए, उसको ये टेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लाइनों में लग के लोग सब टेस्ट करा रहे हैं। नतीजा इसका क्या निकल रहा है? देखिए, वायरस पता लगा, आप टेस्ट कराने गए, आप लाइन में लगे हुए हैं, आप भीड़ में लगे हुए हैं, आप किसी को घर पे बुला के टेस्ट कर रहे हैं, तो पता लगा आप कोविड पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन इस भीड़ के चक्कर में, इस लाइन के चक्कर में, इन लोगों से कांटेक्ट के चक्कर में आप कोविड पॉजिटिव हो गए, आप कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसको समझिए। तो ये टेस्ट सबके लिए नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला कि आप ये सबके टेस्ट करा लें कि लोग। इसमें दूसरी बात, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के चांसेस भी इस टेस्ट में बहुत हैं। फॉल्स पॉजिटिव मैं बता देता हूं क्या होता है। फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं कि आपके शरीर में वायरस नहीं था पर टेस्ट दिखा रहा है कि वायरस है, ऐसा भी होता है। फॉल्स नेगेटिव क्या होता है? फॉल्स नेगेटिव हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपके शरीर में वायरस है, आपको कोविड है, पर टेस्ट कह रहा है कि आपको कोविड नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ये आपका अपना डिसीजन नहीं होना चाहिए, आम जनता के डिसीजन पे नहीं छोड़ने चाहिए ये टेस्ट, कि भाई आम जनता जाए और कहीं भी जाकर टेस्ट करा और देखो ओह मैं तो पॉजिटिव आ गया, पता लगा वो पागल हो गया, उसको वो पैनिक हो गया, उसको अब जो एंजाइटी डिसऑर्डर होने शुरू हो गए, पता लगा सारे घर का माहौल खराब हो गया।
तो ये नहीं करना है, इसको बिल्कुल नहीं करना, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और है कि अलग अलग बीमारियों के मरीजों पर कोरोना कैसे असर करता है। अलग अलग बीमारियों के मरीजों पर कोरोना कैसे असर करता है। देखिए, याद रखिए, चूंकि कोरोना आपके लंग्स को खाता है, कोरोना आपकी इम्यूनिटी को तोड़ता है, तो ऐसे सारे लोग कि जो किसी ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं या कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करने वाली होती हैं, या ऐसी बीमारियों से गुजर रहे हैं जो शरीर को अंदर से, शरीर की ताकत को कमजोर करने वाली बीमारियां, जैसे किडनी की बीमारियां, पुरानी किडनी की बीमारियां, कुछ लोग डायलिसिस पे चल रहे हैं, पुरानी हार्ट की बीमारियां, पुरानी लंग्स की बीमारियां, या किसी जगह ट्यूमर या कैंसर की बीमारियां, या किडनी ट्रांसप्लांट या किसी और ऑर्गन का ट्रांसप्लांट वाली बीमारियां, या जो दवाइयां इस तरह की ले रहे हैं पेशेंट, जैसे स्टेरॉइड की थेरेपी उनकी चलती है, सीवियर एस्थमा के लिए उनकी दवाइयां चल रही होती हैं जहां इम्यूनिटी कमजोर होती है, ऐसे लोगों के लिए कोरोना नॉर्मल लोगों के मुकाबले खतरनाक है। पर यह नहीं कहेंगे कि ऐसे लोगों को कोरोना हो गया तो मरेंगे, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि ऐसे आदमी को कोरोना अगर हो गया तो मर जाएगा, नहीं है। लेकिन आम लोगों के मुकाबले इनको खतरा ज्यादा है कोरोना होने का भी, और कोरोना से बड़ा नुकसान होने का भी खतरा ज्यादा है। पर आम पॉपुलेशन में, आम जनता में, आम लोगों में, जिनमें जो हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, तो उनको ये वायरस कुछ भी नहीं कह रहा है। इन्फेक्शन होने के बाद भी अगर वो उसूलों को फॉलो करें, अपने घर में अपना आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लें, अपना आप को कैद कर लें, सफाई का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तो ये वायरस कुछ भी नहीं कह रहा, नॉर्मल खांसी बुखार की तरह खत्म हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो लोग बूढ़े हैं, 50 साल के पार हैं, उनको कुछ और खतरनाक बीमारियां भी हैं, कुछ बड़ी बीमारियां, उनको कोरोना ज्यादा परेशान करता है, उनको ज्यादा केयर की जरूरत है। अगला सवाल है कि वैक्सीन को लेकर बीमार लोगों में बहुत ज्यादा डर है, तो वैक्सीन लगाएं ना लगाएं, क्या करें क्या ना करें। देखिए, एक तो यह है कि वैक्सीन की जरूरत भी सबको नहीं है। एक तो हमारे पास इतनी वैक्सीन मौजूद ही नहीं कि हम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दें। एक तो यही नहीं है कि हम पूरे के पूरे देश की जनता को लाइन में लगाएं और कहिए सबको हम वैक्सीन लगाएंगे, नहीं। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह कि सबको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की जरूरत भी उन्हीं लोगों को है जिन लोगों को हॉस्पिटल आने की जरूरत है। ऐसे लोग या वो लोग जो कोरोना पेशेंट को फेस कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, सल्यूट है इन लोगों को, सलाम है इन लोगों को, दिल से दुआएं निकलती हैं इन लोगों के लिए। किस तरह से ये डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स और ये सफाई कर्मचारी और हमारी नर्सेज मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल के आप लोगों की खिदमत में, हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो इन लोगों को जरूरत है कि इनको वैक्सीन दे दिया जाए। वैक्सीन के बारे में एक बात और बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट हो रहा है, ये साइड इफेक्ट हो रहा है। देखिए, दुनिया की कोई भी वैक्सीन किसी भी बीमारी के लिए जब दी जाती है तो उससे हल्का हल्का बॉडी पेन होना या फीवर आना ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, बल्कि ये उस वैक्सीन के काम करने का तरीका है। कोई भी वैक्सीन, चाहे वो पोलियो की वैक्सीन हो, वो BCG हो, वो टेटनस वगैरह की हो, जब शुरुआत में दी जाती है तो कुछ लोगों को फीवर आना, बॉडी पेन होना या कुछ ऐसे खांसी जुकाम के सिम्टम्स आना मुमकिन है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये वैक्सीन ने नुकसान कर दिया, वैक्सीन ने खराब कर दिया, लेकिन ये हो सकता है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वैक्सीन भी सबकी जरूरत नहीं है, वैक्सीन भी सबकी जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करे कि किस कैटेगरी को पहले देना है और उस कैटेगरी को टारगेट किया जाए। दूसरी बात यह कि वैक्सीन की भी श्योर शॉट गारंटी नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लग चुका है तो अब आप फ्री हैं, आपको कोरोना और कोविड से कोई परेशानी नहीं हो सकती। नहीं, आपको भी यह काम करना है जो नॉर्मल लोगों को करना है कि आपकी इम्यूनिटी को यह बात पहुंचा दी गई है कि अब अगर कोविड आता है वैक्सीन के बाद तो आपके लिए वो फैटल साबित ना हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते। मान लीजिए आपको वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन हुआ तो आपको तो कुछ नहीं हुआ, पर आपके ड्रॉपलेट से आपकी वजह से दूसरों को तो हो जाएगा। तो आपको भी अपनी साफ सफाई रखनी होगी, आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, इसे ध्यान रखिए। एक अगला सवाल है कि ये कोरोना जो है वो यंग जनरेशन में, बच्चों में भी और यूथ में भी देखा जा रहा है।
जी हाँ, ये जो सेकेंड वेव आई है, ये वायरस ये मिल रहा है स्टडीज में और हॉस्पिटल से ये पता लग रहा है कि ये यंग जनरेशन को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। लेकिन बच्चों में ये किसी किस्म की कोई खतरनाक सिम्टम पैदा नहीं कर रहा है। यंग जनरेशन में किसी तरह के कोई ऐसे सिम्टम कि वो जानलेवा हो जाएं, वो नहीं कर रहा है। वही अब साफ सफाई का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के अगर घर में क्वारंटाइन किया जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईजीली इन्फेक्शन खत्म हो रहा है और लोग रिकवर कर रहे हैं। एक और सवाल इसमें किया जाता है, जो आखिरी सवाल है, वो सवाल ये है कि ऐसा क्या खाएं कि हम कोरोना से बच सकें, ऐसा हम क्या खाएं पिएं। देखिए, याद रखिए, कोई भी इसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है। हम ये कहें कि कोई स्पेशल डाइट दी जाए तो आपको ज़्यादा कोरोना से प्रोटेक्शन मिलेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। समझना आपने ये है कि आपने अच्छी डाइट लेनी है। और अच्छी डाइट क्या होती है ये सब जानते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, प्रोटीन की अच्छी सोर्सेज, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, अच्छी सोर्सेज से प्रोटीन लें, साफ सुथरा पका हुआ खाना खाएं। बस यही सबसे अच्छी डाइट है। कुछ चीज़ें हमारे किचन में ऐसी मौजूद हैं जो कुछ रिसर्च स्टडीज़ कहती हैं कि वो पावरफुल एंटीवायरल एक्टिविटीज़ रखती हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज़ वो अपने अंदर रखती हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं नाम गिनवा देता हूँ कुछ चीज़ों के, आपको फ़ायदा करेंगे। जैसे हल्दी है, कलौंजी है, मेथी दाना है, तुलसी है, ठीक है ना, मुलेठी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस तरह की हैं कि जिन्हें आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अलग रंग रूप में हनी है, इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपको प्रोटेक्शन और फ़ायदा बढ़ सकता है। उम्मीद है मेरे इन सवालों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि हरगिज़ भी पैनिक ना हो, कोरोना के साथ जीने की हिम्मत पैदा कीजिए और आदत डालिए। ये एक हमारा वक्त है, हमारे पर एक मुसीबत का वक्त है। हम सब इससे मिलके निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलते चलते एक बात और कहूँगा कि इस वायरस ने यह भी दिखा दिया हमें कि हम इंसानों की औकात क्या है। चुटकी भर का खेल है, पानी के बुलबुले की तरह हमारी हैसियत है। इसके बावजूद फिर हम आपस में अगर लड़ते रहें, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, प्रेम का भाव ना रखें, दो भाइयों की तरह, सगे भाइयों की तरह मिल के ना रहें, तो फिर मैं नहीं समझता कि हमें अपना आपको इंसान कहने का कोई मौका बचता है। हमें नहीं लगता कि अगर इसके बाद भी हम ना समझें, हम इसके बाद भी ना संभलें कि एक वायरस ने हमारी औकात हमें दिखा दी कि हम पानी के बुलबुले की तरह जो एकदम से फट के किसी भी वक्त ख़त्म हो जाता है और फूट के ख़त्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम आपस में लड़ना बंद कर दें, एक दूसरे से नफ़रतें बंद कर दें, हम एक दूसरे की पर्सनल ज़िंदगी में घुसना बंद कर दें। इसको प्लीज़ समझिए, मिल के लड़िए। हमें कोरोना से अपने देश को बचाना है, देशवासियों को बचाना है। थैंक यू वेरी मच।